जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे 4 मेन टॉपिक्स के बारे में जनरल डिटेल देना चाहता हूं। पहला है परिसीमन आयोग, जिसे डिलिमिटेशन कमेटी कहते हैं, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जो पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल, और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिनमें से सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन के साथ में। ज़रा ध्यान से इनके पॉइंट्स को सुनिए। पहला कि ये आर्टिकल 82 और 170 में दिया है। 82 में सेंट्रल के परिसीमन के बारे में है और 170 में राज्य परिसीमन के बारे में बताया गया है। अब तक भारत में कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1952, 62, 1972 और 2002 में। 2002 में जो परिसीमन आयोग बना है उसका जनगणना आधार वर्ष 2001 का जनगणना है, और ख़ास तौर पे 1972 में जो बना है वो लागू 1973 में हुआ है। तो बनना और लागू होना दोनों में अंतर है। 2026 तक किसी प्रकार का चेंज ना किया जाए, ऐसा 2001 के बाद जो परिसीमन बना जो कि 2026 तक है के लिए बोला गया है, और ऐसा करने के लिए 84वां संविधान संशोधन किया गया है। इसके पहले भी जो संविधान संशोधन किया गया था वो 1973 में जब तीसरा परिसीमन लागू हुआ तब किया गया था। वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत था और उसमें कहा गया था कि सन 2000 तक किसी भी प्रकार से परिसीमन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये परिवर्तन नहीं होगा वाली जो शर्त है वो SC/ST की सीट्स के लिए नहीं होती है। उनमें अगर ज़रूरत हो तो संशोधन किया जा सकता है संसद के माध्यम से। वर्तमान में इनकी संख्या SC के लिए 84 और ST के लिए 47 है। वर्तमान समय में जो परिसीमन आयोग है उसके हेड एक रिटायर्ड जज कुलदीप सिंह साहब हैं। आमतौर पर रिटायर्ड जज ही इसके हेड होते हैं, लेकिन आज वर्तमान का महत्वपूर्ण है तो वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं, मतलब परिसीमन आयोग जो भी अपने ऑर्डर्स देता है, निर्देश देता है, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि राज्यसभा और लोकसभा में भी इससे अननेसेसरी सवाल नहीं होते हैं। ओके, मतलब उस पर भी कोई बहस नहीं होगी। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। छोटा टॉपिक है हमारा भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट सदस्य संख्या, इस पर लास्ट में आते हैं। पद नाम, एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, मुख्य और अन्य सहायक, लेकिन आप उप नहीं कहेंगे। ओके, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मानी गई है। वेतन वर्तमान में 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। कार्यकाल दोनों का ही, मुख्य का और अन्य का 6-6 वर्ष का ही होता है, लेकिन जो मुख्य होते हैं उनका 65 ईयर्स का एज लिमिट है और अन्य की 62 ईयर का। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इनके सदस्य संख्या में होने वाले परिवर्तनों की। इस कम्युनिटी के बनने के बाद 1950 से 1989, 1952 से 89 तक ये एक सदस्य ही था, मतलब कोई एक व्यक्ति ही भारत देश का मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 1989 से 1990 के बीच में इसे 3 सदस्यीय करने की मांग की गई। ठीक है, इसके बाद इसे वापस 1990 से 93 तक एक सदस्य रखा गया। लेकिन TN शेषन साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो 1993 से इन्होंने इसके लिए रिकमेंडेशन डाली कि इसे त्रिसदस्यीय होना चाहिए, और उसके बाद से ये आज तक त्रिसदस्यीय है, एक मुख्य व 2 अन्य के रूप में। चलिए इसके बाद हम चलते हैं चुनाव आयोग के कार्यों की तरफ। बड़ा सिंपल सा है कि चुनाव के क्षेत्र का परिसीमन करना जो परिसीमन आयोग के माध्यम से करता है, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह चाहे आरक्षित को हो चाहे अनारक्षित, रिजर्व एंड अनरिजर्व के लिए चुनाव कराना, राजनीतिक दल की मान्यता कि रीजनल है या नेशनल है, राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय दल है, उपचुनाव कराना, आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, व्यय सीमा की एक पार्टी अपने चुनाव के लिए कितना व्यय कर सकती है, आकाशवाणी के माध्यम से पार्टीज का चुनाव प्रचार कराना अगर वे चाहें तो, संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर सुझाव, ये 24/7 इनका काम होता है। चलिए इसके बाद हम स्वतंत्रता सुनिश्चयन यानी कि हम कैसे मान ले कि चुनाव आयोग जिसको चुनाव कराना है वो एक फ्रीडम पार्टी है, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है या वो बायस नहीं है। पहला, निर्माण इसका संवैधानिक है, यानी संविधान के निर्देश अनुसार इसका निर्माण हुआ है। इसकी नियुक्ति घर के सबसे बड़े सदस्य राष्ट्रपति जी के माध्यम से होती है। दर्जा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है। निर्णय के इनके किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। इनकी सैलरी संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन इनके माध्यम से संबंधित नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन मतलब हमेशा इनकी चीज़ें प्लस की तरफ ही जाएंगी, नेगेटिव नहीं। ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव होगा तो इससे इनके जो निर्णय है उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केवल महाभियोग के जैसी ही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, सामान्य रूप से नहीं कि इन पर कोई लांछन लगा दिया जाए, उसे अलग कर दिया जाए। मतलब वह निश्चिंत होता है और अपने बेहतर निर्णय ले सकता है, ऐसा भारतीय संविधान कहता है।
चलिए, इसके बाद हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ चलते हैं। अभी हमने बताया था कि चुनाव आयोग का जो कार्य होता है वो पार्टीज़ को नेशनल या रीजनल बताना भी। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अभी कुछ समय पहले तक 7 ही, अब 8 हो गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, एनपीपी, संगमा साहब की पार्टी है ये। तो ये टोटल मिलाकर ये 8 नेशनल पार्टीज़ हो गई हैं। इनके अलावा बाकी सभी पार्टीज़ जो हैं वो रीजनल। अब बात ये आती है कि कैसे डिसाइड होता है कि कोई पार्टी नेशनल है या फिर वो केवल रीजनल तक ही सीमित है। तो चलिए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ध्यान से इसे आप चाहें तो स्लाइड देख कर भी, रोक कर भी समझ सकते हैं। जैसे शर्तें ये हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वैलिड वोटिंग का 6% आपके पास होना चाहिए, और ये 6% 4 या अधिक राज्यों को मिलाकर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। आपको एक ना इसको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा एक बार अच्छे से, है ना। चलिए, मैं फिलहाल तो बोल दे रहा हूँ, बस क्लास में तो आपको इसको अच्छे से समझाया जाएगा इंस्टीट्यूट में। अब ये चुनाव की शर्त आपने पूरी कर भी ली तो अकेले से काम नहीं चलेगा। इसके साथ में आपको ये ए या बी में से कोई एक पूरी करनी पड़ेगी। ए कहता है कि एक या अधिक राज्यों में मिनिमम 4 विधानसभा सीटें आपके पास होनी चाहिए, और यदि वो नहीं है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी शर्त आप जो उसके साथ में पूरी कर सकते हैं कि मिनिमम 3 अलग अलग राज्यों से 2% लोकसभा सीटें, मतलब लोकसभा में आपके पास 2% सीट हो टोटल नंबर का, लेकिन उसके लिए 3 अलग अलग राज्य, ये नहीं कि 2 ही राज्यों से आपने पूरी कर ली। ओके, तो पहली जो शर्त दी है उसके साथ में बाकी के नीचे दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद हम एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। पहला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BEL बेल के द्वारा बनाया जाता है। पहला पॉइंट, 1982 पारूर जिला, केरल राज्य, 50 बूथों में इसका प्रयोग किया गया। दूसरा पॉइंट, 1998 में MP, राजस्थान और दिल्ली में 5, 5 और 6 अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग किया गया चुनाव के लिए, पूरे में नहीं किया गया था। ओके, 1999 में गोवा में पहली बार पूरी तरह से विधानसभा चुनाव इनके माध्यम से हुए। 2004 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए। 2009 में पूरी तरह से लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग किया गया। और इसके बाद हम 1993 से उपयोग होने वाले फ़ोटो मतदाता पहचान पत्र, जो आपके लिए होती है ना, फ़ोटो वोटर ID, उसका शुरुआत भी 1993 से हुई, और जिसे आज के नाम पर जाना VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका ही फुल फॉर्म है। तो आपके सामने एम एकेडमी का एक शॉर्ट वीडियो था जो आपको ये दिखाता है कि आपके पास एक बेहतर जानकारी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होती है। डिटेल के लिए क्लास अवेलेबल है। प्लीज़ एम एकेडमी में आइए और अपने भविष्य को बेहतरी की तरफ ले जाने में हमारी मदद लीजिए। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद।